एज होम्योस्टेसिस। और इस टॉपिक के हवाले से मतलब आप यूं ही कह लीजिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है मेरा। क्या वजह? वैसे तो सारे टॉपिक ही ऐसे हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक मेरा ये है, और उसकी वजह बेसिकली बेटा ये है कि होम्योस्टेसिस इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड कैसे? मेरे ख्याल में, मेरे अपने ख्याल में, मेरी अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर आपने सिंगल डेफिनेशन ऑफ लाइफ देनी है ना, सिंगल डेफिनेशन ऑफ लाइफ, या आप यूं कह लीजिए कि आपने कोई ऐसी डेफिनेशन देनी है जो कि मुख्तसर हो लेकिन इतनी कंप्लीट हो कि आप उसमें सब कुछ ऐड कर सकें, सब कुछ उसके अंदर जो है वो एक ही वर्ड में और एक ही कॉन्सेप्ट में सब डिस्कस कर सकें, तो वो है होम्योस्टैटिक एबिलिटी। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर होम्योस्टैटिक एबिलिटी मौजूद है, वो ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल में लिविंग कहलाने के लायक है। यानी अगर आपने लाइफ को डिफाइन करना है, आपको जो आपकी जो है वो ये बुक है मैटर्स वाली, इसके स्टार्ट में डेफिनेशन ऑफ लाइफ और उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसके हवाले से अगर आप देखते हैं ना, तो आपको पता ये लगेगा कि ये तमाम कैरेक्टर्स बहरहाल होम्योस्टेसिस के इर्द गिर्द घूमते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है, ये भी होम्योस्टेसिस में आती है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सक्रीशन चाहिए होती है, ये भी होम्योस्टेसिस में आती है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रोथ चाहिए होती है, उसमें भी होम्योस्टेसिस काम करती है। ठीक है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स को कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, उसमें होती ही होम्योस्टेसिस है। ठीक है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स को मेंटेनेंस चाहिए होती है, वो मेंटेनेंस का दूसरा नाम ही होम्योस्टेसिस है। यानी आप डिफरेंट अल्फाज में अगर देखें तो जितनी बॉडी है वो घूम फिर के होम्योस्टेसिस पर ही आती है। इसी तरीके से एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो अपेरेंटली होम्योस्टेसिस में नहीं आता। अपेरेंटली रिप्रोडक्शन होम्योस्टेसिस में नहीं आता, लेकिन अगर आप एक हमारी मेडिकल की बुक है, इंटरनेशनल बुक है, बहुत मशहूर, और ऑलमोस्ट हर लेवल पे वो पढ़ाई जाती है, मेडिकल फिजियोलॉजी के नाम से। ठीक है। और मेडिकल फिजियोलॉजी के नाम से वो बुक इंटरनेशनली फॉलोड है। वो क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका, हर जगह पर वो बुक यूज़ की जाती है। और उसके मुताबिक रिप्रोडक्शन इज ऑल ऑल्सो अ होम्योस्टैटिक फिनोमिना। उस बुक के मुताबिक रिप्रोडक्शन भी होम्योस्टैटिक फिनोमिना। अब जब आप ये बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि homeostasis is the one that is actually required by any sort of organism, either, अब आइए अगली बात के ऊपर, either that organism is unicellular or multicellular। अगली एक और बात डिस्कस करता हूँ, एक और स्टेप बढ़ के बात करता हूँ, either that cell is prokaryotic or that cell is eukaryotic। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पता है आपको? नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल बेटा वो सेल होते हैं, एक आपको मुख्तसर तरीन बात बता देता हूँ, विच हैव नो बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, जिनके अंदर आपको न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं नजर आएगी, यानी इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियस नहीं नजर आएगा। और यानी आप इसको कह सकते हैं कि दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। इनका डीएनए आपको इनके सेल के अंदर ऐसे बिखरा हुआ नजर आ जाएगा। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हर यूकैरियोटिक सेल में आपको सेंटर में या एक साइड के ऊपर एक ऑर्गेनल दिखता है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो हर वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोटिक है। और ज्यादातर प्रोकैरियोटिक में सिर्फ कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया।
तो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, हर तरह के ऑर्गेनिज्म को होम्योस्टेसिस रिक्वायर्ड होती है, बॉडी की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पर आके जब हम कहते हैं कि हर तरह के ऑर्गेनिज्म को बॉडी की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है और होम्योस्टेसिस रिक्वायर्ड है, तो चलें स्पेसिफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय द होम्योस्टेसिस। वो होम्योस्टेसिस क्या है जिसका असल में हमारे ज़हनों में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बेटा, होम्योस्टेसिस एक्चुअली मीन्स द मेंटेनेंस of bodily processes, oblique demands, bodily processes or demands despite the fluctuations। और ये बात याद रखिए, फ्लक्चुएशन से मुराद यहाँ शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म। डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपकी बॉडी अपने आप को मेंटेन करे, चाहे बाहर जैसे मर्जी चेंजेस आ रहे हो। अब इसका जरा मैं आपको एक जो है वो फिनोमिना बताता हूँ। इसका एक फिनोमिना मैं आपको बता चुका हूँ इन द मैनर ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और कल भी हमने ये बात की थी। ब्लड ग्लूकोज में क्या होता है, आपके पास एक लोअर लिमिट होती है होम्यो नॉर्मल लेवल की 80, और एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट होती है ब्लड ग्लूकोज की 120। इनके दरमियान में जो आपका आइडियल पॉइंट होता है वो 100 है, 100 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। अब ये जो सिचुएशन होती है, इसमें आपकी बॉडी ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट कैसे करती है? ऑसिलेट ऐसे करती है कि आपकी बॉडी में मिनिमम रेंज है 80, मैक्सिमम रेंज है 120, मिडल रेंज है 100। ठीक हो गया। और आपकी बॉडी बार बार जब भी ग्लूकोज ज्यादा होती है तो उसको वापस 100 पे लाने की कोशिश करती है, और जब भी ग्लूकोज कम होती है तो उसको भी वापस 100 पे लाने की कोशिश करती है। यानी बेसिकली हमारी बॉडी ये कोशिश करती है कि जो रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन किया जा सके। इसको आप जो है वो यूं कह लीजिए कि आपके पास एक सी सॉ है, आपके पास एक सी सॉ है और उसके ऊपर ये बैलेंस पड़ा हुआ, बैलेंस पड़ा हुआ। ये बैलेंस जो है, इस बैलेंस में जो आपके पास इस वक़्त रेट होना चाहिए वो 100 मिलीग्राम पर 100 एमएल ऑफ ब्लड ग्लूकोज़ होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि इन केस अगर जो एक साइड जो है वो नीचे चली जाती है, तो बॉडी पूरी कोशिश करेगी कि उसको वापस कहाँ लाया जाए? दोबारा मिडल में लेके आया जाए। और इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी उस एक मिडल पॉइंट से ऊपर चली जाती है, तो बॉडी पूरी ये कोशिश करेगी कि उसको वापस 100 पर लाया जाए। ये जो एफर्ट है, ये जो बॉडी की एफर्ट है, इसको आप कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसको आप होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसी तरीके से आप अगर इसको एक और अंदाज से समझिए कि होम्योस्टेसिस जो है ये बेसिकली क्या है? होम्योस्टेसिस इज actually a normal range of body tolerance, actually a range of body tolerance। जो बॉडी ने टॉलरेट करना होता है, उसकी जो रेंज है उसको आप होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो कम से कम होता है 36.1, और ज़्यादा से ज़्यादा होता है 37.8। इसके दरमियान में हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एक फिक्स पॉइंट है, याद रखिए होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, बॉडी इज नेवर एबल टू कीप ए फिक्स पॉइंट। आप चाहे यूं कह लीजिए कि आप रेस्ट भी कर रहे हैं, तब भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट नहीं रख सकेगी। फिक्स पॉइंट से मुराद यहाँ पर ऑप्टिमम रेंज है। यानी अगर 100 ऑप्टिमम है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त 100 हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आप जब लेटे हुए हैं, आप जब आराम कर रहे हैं, या आप जब एसी वाले कमरे में हैं, तो आपका टेम्परेचर 36.5 है। ये टॉलरेबल रेंज में है।
अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर, आप गर्मी में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप हीट अप हुए हुए हैं, तो आपकी बॉडी में टेम्परेचर 37.7 है। ये टॉलरेबल रेंज है, टोटल टॉलरेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, ये डिग्री सेंटीग्रेड्स की बात हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और चीज़ भी है जिसको बहुत इम्पोर्टेंटली मेंटेन किया जाता है हमारी बॉडी में, वो है पीएच, पीएच ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड की पीएच है वो आम तौर पर 3 लिख दिया मैंने। आम तौर पर हमारे ब्लड की पीएच होती है 7.4 टू 7.6। इसको आप कहते हैं स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। अब ये जो 7.4, अब ये बहुत ही, अब आप इसको अंदाजा कीजिए कि ये इंतहाई शॉर्ट रेंज है। यानी हमारी बॉडी में ब्लड की कम से कम पीएच हो सकती है 7.4 और ज्यादा से ज्यादा 7.6। इसका मतलब है ऑप्टिमम रेंज क्या होगी? 7.5। हमारी बॉडी कोशिश करती है अचीव करे 7.5 को, लेकिन कभी नीचे चली जाती है, कभी ऊपर। तो हमेशा होम्योस्टेसिस जो है वो एक रेंज हुआ करती है बेटा। इट इज़ नेवर अ फिक्स पॉइंट। तो ये एक बड़ी मज़ेदार, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम बात है कि हर चीज़ की एक ख़ास अमाउंट होती है जो हमारी बॉडी में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और मिसाल आपको देता हूँ। आपने एक चीज़ सुनी हुई है, एक होता है ग्राम, एक होता है मिलीग्राम, फिर एक होता है मिलीग्राम के बाद माइक्रोग्राम, फिर उसके बाद होते-होते एक अमाउंट होती है जिसको आप कहते हैं पिकोग्राम, पीजी, पिकोग्राम। अब ये जो पिकोग्राम होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर है थायरॉक्सिन। इसने क्या करना है? इसने हमारी बॉडी को नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ठीक है? नेसेसरी एनर्जी। अब ये नेसेसरी एनर्जी हमारी बॉडी को इसने प्रोवाइड करनी है, इसमें इसकी अमाउंट होनी चाहिए 0.5 से लेकर 0.8 पिकोग्राम तक, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पलरी है, ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा कि ये एग्ज़ाम्पलरी है। अच्छा, 0.5 से 0.8 पिकोग्राम तक जो है, वो होनी चाहिए इसकी अमाउंट। और इसके जो मिडल पॉइंट है, वो सपोज़ कर लीजिए कि वो है 0.678, तो 0 पॉइंट क्या बनेगा? 0.65 कर लीजिए। 0.65 फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मिडल पॉइंट या इसका ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो 0.65 है। अज़्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 0.65 पे उस हार्मोन ने जो वर्किंग करनी है वो बेस्ट वर्किंग होगी। अगर ये हार्मोन कम होता है तो इसको थोड़ा-सा ज़्यादा किया जाएगा, और अगर ये हार्मोन ज़्यादा होते-होते अपर लिमिट को टच कर जाता है तो इसको फ़ौरन कम किया जाएगा। दिस इज़ मेंटेनेंस, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और अब बड़ा-बड़ा मज़े का पॉइंट अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने लगा हूँ। इफ एनीथिंग इज़ लेस एंड you tend to increase its amount, it is called a negative response. अगर कोई चीज जो है वो, अगर कोई चीज ऐसी है जो कि आपकी बॉडी में कम है और आप उसकी अमाउंट को ज्यादा करने की कोशिश करते हो, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है। कैसे? तो ये एक चीज कम थी, आपने उसके उलट बिहेव किया, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी में, फर्ज कर लिया कि आपकी बॉडी में इंसुलिन है, इंसुलिन, इंसुलिन की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है और आपकी बॉडी क्या टेंड करती है, एफर्ट क्या करती है? टू इंक्रीज इट। तो ये ऑपोजिट रिस्पॉन्स है, ऑपोजिट। और इस ऑपोजिट रिस्पॉन्स को आप क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ये बात मेरी याद रखिए कि नेगेटिव फीडबैक अगर आपको समझ आ जाती है, आप दो तरह के फिनोमिना कभी भी समझने में गलती नहीं कर सकते। एक, होम्योस्टेसिस। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा बंदा होम्योस्टेसिस समझने में गलती करे जिसको नेगेटिव फीडबैक का पता हो ही नहीं सकता। वो गलती नहीं करेगा कभी भी। दूसरा, दूसरी चीज हार्मोन्स, दोनों एच से स्टार्ट होते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स को समझने में भी वो बंदा गलती नहीं कर सकता जिसको नेगेटिव फीडबैक आती है। नेगेटिव फीडबैक की एक्चुअल डेफिनेशन या सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? इट इज रिस्पॉन्स ऑपोजिट टू
रिस्पॉन्स ऑपोजिट टू स्टिमुलस। आपको एक काम कहा जाता है, आप उसके उलट रिस्पॉन्स करते हो, या आपको एक बात बताई जाती है, आप उसके उलट रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी आपकी एक जो है वो शॉप है जिस पे कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल कोई फूड की शॉप है, उस पे कोई प्रोडक्ट बनता है। आपको पता लगता है कि जी उस प्रोडक्ट की स्पीड कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है। अब आप अपने गोदाम में पैगाम भिजवाते हो कि भाई मेरे पास फलां चीज़ कम है। गोदाम वाले क्या करते हैं, आपको वो चीज़ ज़्यादा भेज देते हैं। इसका मतलब है आपके मैसेज में था कि मेरे पास फलां चीज़ कम अमाउंट में है, तो आपके उस फिनोमिना में क्या किया जाएगा, पूरी कोशिश ये की जाएगी कि जो चीज़ आपके पास कम है उसको ज़्यादा किया जाए। ठीक है? इसको एक और मिसाल से, बड़ी ईज़ी मिसाल इसकी जो है वो समझ लेते हैं हम, और वो फिर वन्स अगेन जो है वो ब्लड ग्लूकोज़ कंट्रोल में आ जाता है। ब्लड ग्लूकोज़ कंट्रोल में आ जाता है। ब्लड ग्लूकोज़ कंट्रोल में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक बैलेंस पॉइंट होता है, ठीक है? एक होता है उससे निचला पॉइंट 80 और एक होता है उससे ऊपर वाला पॉइंट 120 और दरमियान में आपका पॉइंट होता है 100। ये कई दफ़ा बात हो चुकी है, तो हमें समझने में आसानी होगी। अब जो 80 का पॉइंट है, जब जो शुगर है वो 80 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड पे आती है, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल को ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? यानी कि इट इज़ लो लेवल, लो कंसंट्रेशन, और नेगेटिव फीडबैक से आप इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा है, ठीक है? अगर ये इंक्रीज़्ड है, तो आप फिर दोबारा से नेगेटिव फीडबैक कर रहे हैं और ज़्यादा को कम कर रहे हैं। यानी कम को ज़्यादा और ज़्यादा को कम करना, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव फीडबैक, ठीक है? इसकी एक और मिसाल बड़ी मज़े की आपको देता हूँ, और इसकी जो है वो बहुत अच्छी ये मिसाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर यहाँ इधर करके एक पार्ट मौजूद है जिसको आप कहते हैं थैलेमस, और इस थैलेमस से नीचे एक और पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है? ये एक पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है? अब हाइपोथैलेमस जो है, ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट भी है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट आप समझ सकते हैं, थर्मोस्टेट का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? अब क्या होगा कि अगर तो आपकी बॉडी जो है उसमें वो फ़ील होता है कि टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर, इसको मैसेज जाता है कि भाई इस वक़्त टेम्परेचर लो है। इसका मतलब है कि स्टिमुलस बहुत ज़रूरी है, स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है, इसकी डेफ़िनेशन भी आपको बता देता हूँ। किसी भी चीज़ का स्टिमुलस क्या होता है? वन दैट प्रोवोक्स एनी रिस्पॉन्स। कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एक्शन जो आपकी बॉडी में किसी भी रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर दे। दोबारा डिफाइन करता हूँ, एनी एक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल साइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है, एनी एक्शन, और इंटरनल भी हो सकता है, बट दैट प्रोवोक्स एनी रिस्पॉन्स, उसको आप कहते हैं स्टिमुलस। तो आपको स्टिमुलस ये मिलता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर लो है। आप क्या करते हो? आप फौरी तौर पे 2 काम करते हो। एक तो आप जो है वो शिवरिंग शुरू करवा देते हो। शिवरिंग से हीट जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है? शिवरिंग से हीट जनरेट होती है। उसके बाद दूसरा काम क्या करवाते हो? उसके बाद आप दूसरा काम ये करवाते हो कि आप हार्मोनल हीट भी प्रोड्यूस करवाते हो। ये भी एक फिनोमेना होता है। ये इंशाल्लाह किसी और टाइम से, हार्मोनल हीट, ये भी प्रोड्यूस करवाते हो। ये दोनों टाइप्स की हीट मिलकर वापस इस हाइपोथैलेमस को बताते हैं कि भाई हमने काम शुरू कर दिया, अब तुम रिस्पॉन्स देना बंद कर दो। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उसको वापस 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने के लिए आपकी बॉडी ने क्या किया है, शिवरिंग भी स्टार्ट कर दी और हार्मोनल हीट भी प्रोड्यूस करवा दी। उससे क्या हुआ कि आपकी बॉडी में
हीट इंक्रीज हो गई, हीट जो है वो एलिवेटेड हो गई, एलिवेट हो गई, हीट इंक्रीज हो गई। अब ये जो हीट इंक्रीज हुई, हीट एलिवेट हुई, वो वापस जाकर स्टिमुलस देगी हाइपोथैलेमस को कि नाउ यू शुड शट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलिंग फिनोमिना ऑन हुआ था, और यहाँ आके आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलिंग फिनोमिना ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी की डिमांड पूरी हो गई है। ये है जिसको आप कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, यानी पूरी बॉडी के मैकेनिज्म्स का मिलके किसी एक फिनोमिना के ऑपोजिट काम करना। ठीक है, इसको आप नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। इसको एक और अंदाज से जो है वो आपकी बॉडी के ही जो है वो उससे समझते हैं। अब मैं ज़रा आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ग्लूकोज़ कंट्रोल आपको समझाता हूँ। देखिए, ग्लूकोज़ कंट्रोल में अगर आप देखते हैं तो ग्लूकोज़ कंट्रोल में बेसिकली होता ये है कि एक अदद हमारे पास जो है वो एक ऑर्गन होता है, दैट ऑर्गन इज़ ऑल्सो नोन एज़ द पैंक्रियाज़। ठीक है, इस ऑर्गन को आप पैंक्रियाज़ कहते हैं, और इस पैंक्रियाज़ के ऊपर छोटे-छोटे जो है वो आइलेट्स होते हैं, छोटे-छोटे आइलैंड्स की तरह के क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, और इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को आप कहते हैं आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक हार्मोन इनसे रिलीज होता है जिसको आप कहते हैं इंसुलिन, और दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसको आप कहते हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन कब रिलीज होता है? जब आपके बॉडी के अंदर हाई ब्लड शुगर होता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर हाई ब्लड शुगर होगा तो इंसुलिन रिलीज होती है, और जब भी आपकी बॉडी के अंदर लो ब्लड शुगर होता है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है। इंसुलिन जब रिलीज होती है तो ये क्या करती है, ये ब्लड ग्लूकोज को दो रास्ते दिखा देती है। ब्लड ग्लूकोज कम करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज अगर इंक्रीज हुई हुई है, क्योंकि बेसिकली ये पैंक्रियाज है विच वुड असेस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। पैंक्रियाज विल असेस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, अब ये इंसुलिन क्या करती है, ये ब्लड ग्लूकोज को रास्ता दिखा देती है दो जगहों का। एक कौन सी जगह है? लिवर, और दूसरी जगह है जिसको आप कहते हैं मसल्स। और इन दोनों में अगर ब्लड ग्लूकोज अगर लिवर और मसल्स में चली जाती है तो जो ब्लड ग्लूकोज होगी वो क्या हो जाएगी? ब्लड ग्लूकोज वुड बी लो। जब एक दफा इंसुलिन आपकी ब्लड ग्लूकोज को लिवर और मसल्स में पहुंचा देगी तो आपकी ब्लड ग्लूकोज वापस लो हो जाएगी या नॉर्मल हो जाएगी। ठीक। अब आते हैं दूसरी साइड पे, अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लो है तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन स्पेशली लिवर के पास जाएगा, मसल्स के पास भी जा सकता है, लेकिन लिवर के पास जाएगा। लिवर से ये निकलवाएगा ग्लूकोज। इस तरह लिवर में आपके पास स्टोर होता है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को करता है ब्रेक, और ग्लाइकोजन को ब्रेक करके उससे ग्लूकोज निकालता है। ये ग्लूकोज कहाँ भेजी जाती है? ब्लड में। तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आपकी बॉडी को ये ज़रूरत पड़ेगी कि उसने किसी चीज़ को मेंटेन करना है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसने आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक का फिनोमिना लाना है। यानी जो स्टिमुलस होगा उसके ऑपोजिट काम करेंगे। स्टिमुलस कम ग्लूकोज है तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा। अगर ये स्टिमुलस लिखा हुआ है, हाई और लो स्टिमुलाई हैं, ठीक है? तो अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा, और अगर ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा है तो इंसुलिन रिलीज होगा। ये है जिसको आप होम्योस्टेसिस कहते हैं। दिस इज हाउ आवर बॉडी कंट्रोल्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जी बेटा, ये इन्होंने वो बताया हुआ है। ये इन्होंने नेगेटिव फीडबैक बताई हुई है। कंडीशन राइज होती है, आपकी बॉडी का सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑन होता है, रिसेप्टर्स। यही बात मेरी याद रखिए कि एक चीज होती है स्टिमुलस। स्टिमुलस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कोई भी एक्शन है, स्टिमुलस को आपकी बॉडी ने रिसीव करना है। रिसीव करना जो है, ये कहाँ रिसीव होता है? कोई भी हर स्टिमुलस कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में किसी रिसेप्टर पर रिसीव किया जाता है। रिसेप्टर पर रिसीव किया जाता है किसी भी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी ने किसी स्टिमुलस को रिसीव करना है तो उसके लिए रिसेप्टर जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में रिसेप्टर ही नहीं है
तो आप स्टिमुलस रिसीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एकदम बैठे-बैठे आपकी तरफ एक बॉल फेंकता हूँ, ज़ोर से बॉल फेंकने की कोशिश करता हूँ या इशारा करता हूँ, आप एकदम अपने फेस के बचाव के लिए अपना फेस हिलाएँगे, ज़ोर से हिलाएँगे अपना फेस, ठीक है? एक ब्लाइंड पर्सन है, मैं उसकी तरफ बॉल फेंकता हूँ, जितनी भी ज़ोर से मैं उसकी तरफ बॉल फेंकने का इशारा करूँगा, उसकी बॉडी में रिसेप्टर्स ही नहीं है जो लाइट को रिसीव कर सकें और उसको पता लगे कि मेरी तरफ कुछ आने लगा है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो ब्लड है, वो ब्लड कह रहा हूँ, जो बॉडी है, उसको किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जब भी स्टिमुलस आएगा हमारी बॉडी पे, वो किसी रिसेप्टर पर जाकर रिसीव होगा और उसके बाद उसको एक हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है, वो रेगुलेटरी कोऑर्डिनेटर कह लीजिए, ये रेगुलेटरी कोऑर्डिनेटर होगा और ये उसको जो है वो फटाफट नॉर्मलाइज़ करेगा, ठीक है? रिसेप्टर उसके बाद फौरी तौर पे क्या होता है कि कंडीशन डिक्रीज़ कर दी जाती है या इंक्रीज़ कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंडीशन इंक्रीज़ हो जाती है। आपका सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म ऑन होता है और रिसेप्टर पे आपको पता लग जाता है जी, कंडीशन इंक्रीज़ हो गई है। आप क्या करते हैं, उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। ये भी नेगेटिव फीडबैक है। कंडीशन आपकी इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ पर राइज़ेज़ अबव नॉर्मल हो गया, ठीक है? राइज़ेज़ अबव नॉर्मल हो गया। अब मैंने इसको उल्टा चला दिया, सॉरी। ये राइज़ेज़ अबव नॉर्मल हो गया और ये बिलो नॉर्मल है, ठीक है? तो अगर अबव नॉर्मल हो गया है, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी किसी न किसी तरह उसको कम कर देगी। यानी ये अबव नॉर्मल है और अल्टीमेटली आपने उसको डिक्रीज़ कर दिया, तो ये भी नेगेटिव फीडबैक। ये बिलो नॉर्मल है और अल्टीमेटली आपने उसको इंक्रीज़ कर दिया, तो ये भी नेगेटिव फीडबैक। सो दिस इज़ हाउ आवर बॉडी वर्क्स, और हमारी पूरी बॉडी वर्क ही करती होम्योस्टेसिस पर है। अच्छा, ये एक बड़ी गलत बात है। ये यहाँ मुझे नहीं पता था कि यहाँ लिखी हुई है, ये जिसकी भी सेकंड हैंड बुक क्योंकि मैंने ली थी। द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेनेंस कांस्टेंट कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन चले कोई बात नहीं, अगर उसने लिख ही दिया है तो कोई ऐसी बात नहीं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज़ द होम्योस्टेसिस। बेटा आपने अगर कुछ पूछना है तो बताइए मुझे, वरना आगे चलते हैं। नहीं, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब एक और क्योंकि एग्ज़ाम्पल है पहले आप। पढ़ा हुआ जी। है, अच्छा, ये पढ़ा होम्योस्टेसिस हुआ है। काफी अच्छा याद था पहले भी। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं एक और बात के ऊपर। वो है आपकी बॉडी का वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस। अब वाटर बैलेंस क्या चीज़ है? बेसिकली वाटर बैलेंस जो है ये जैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किडनी जो है ये वाटर बैलेंस करती है, ठीक है? लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि किडनी एक्चुअली वाटर को क्या करती है कि किडनी का बेसिकली ताल्लुक ये होता है कि किडनी वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करती है। रीअब्ज़ॉर्प्शन या रीअब्ज़ॉर्ब होने का मतलब क्या होता है, ये भी आप ज़रा सुनिएगा। किडनी के में वाटर के रीअब्ज़ॉर्ब होने का मतलब ये है कि इट वुड बी टेकन बैक, इसको वापस ले लिया जाएगा। इट वुड बी टेकन बैक। इसको यूरिन में नहीं जाने दिया जाएगा। इट वुड बी टेकन बैक फ्रॉम यूरिन। यूरिन में नहीं जाने दिया जाएगा अगर आपकी बॉडी में वाटर कम है तो। लेकिन बेसिकली वाटर को कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी में जो एक ऑर्गन जिसका अभी ज़िक्र हुआ था, हाइपोथैलेमस, वो कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है, गौर कीजिएगा। हाइपोथैलेमस जो है ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको आप कहते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन 2 काम करता है। वैसोप्रेसिन जो है ये हाई होगा अगर इफ वाटर इन योर बॉडी इज़ लो। अगर आपकी बॉडी में वाटर लो है तो वैसोप्रेसिन हाई होगा और ये क्या करेगा? इट वुड मेक द किडनी मेक द किडनी टू रीअब्सॉर्ब वाटर। ये किडनी को वाटर लॉस नहीं करने देगा। यानी इसका मतलब ये होगा, आप यहां लिख सकते हैं कि इट वुड प्रिवेंट द वाटर लॉस।
वाटर को लॉस नहीं होने देगा, बल्कि किडनी को एक इशारा करेगा और किडनी फौरी तौर पर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। इट वुड मेक द किडनी, और इट वुड बेंड द किडनी, इट वुड फोर्स द किडनी, इसको आप ये भी कह सकते हैं। तो इट वुड मेक द किडनी टू रीअब्जॉर्ब द वाटर, जो वाटर यूरिन के साथ जाया होने लगा था वो वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बट वैसोप्रेसिन की अमाउंट को लो कर दिया जाएगा अगर स्टिमुलस क्या है, वाटर स्टोरेज या अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी इज हाई। आपको स्टिमुलस मिलता है कि वाटर की अमाउंट बॉडी में हाई है, तो आपका वैसोप्रेसिन लो कर दिया जाएगा और किडनी वुड लूज सम वाटर, किडनी को कुछ वाटर लूज करने दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा वाटर भी डेथ का बायस बन सकता है, ये मैंने आपको शायद कभी बताया नहीं, बट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वुड लीड यू टू डेथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ना तो वाटर की अमाउंट को बहुत कम होने देना है, और ना आपने वाटर की अमाउंट को बहुत ज़्यादा होने देना है, आपने मेंटेन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसोप्रेसिन, अब एक बड़ी मज़े की बात है कि वैसोप्रेसिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है बेसिकली, जो कि आपकी बॉडी में काम ही इसलिए करता है कि आपकी बॉडी में या तो वाटर को लूज करने दिया जाएगा या वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सो इसी हार्मोन को हम एक और नाम भी देते हैं, और आप इस नाम से शायद इसको जानते हो, इसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच, ये इसी का दूसरा नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड दिस इज द फिनोमिना ऑफ होम्योस्टेसिस। जी बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। समझा दिया। अच्छा जी, इसके बाद हमारा टेम्परेचर कंट्रोल आएगा, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन है, और उसके अलावा जो है वो स्वेट ग्लैंड्स, सबक्यूटेनियस फैट। स्किन का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे हीट कंट्रोल में, तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये वही है सारा, स्किन में हीट कंट्रोल दिखाया हुआ है, और उसके बाद ख़त्म है ये चैप्टर। सो स्किन वाला इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे। आज हम सैटरडे को फ़ायदा उठाते हुए और अपनी जो है वो थोड़ी सी सुस्ती का फ़ायदा उठाते हुए क्लास जल्दी ख़त्म कर सकते। ठीक है। ठीक है, चले अब इसको बेटा देख लीजिएगा, और आपका टेस्ट अब है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स।